डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आप ये देख रहे हैं भीड़। ये किस चीज़ की भीड़ है? ये कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों की भीड़ है। आज का हमारा विषय है कि क्यों पनप रहा है ट्यूशन कोचिंग उद्योग। शिक्षा परीक्षा तंत्र में खामियों के चलते ही ट्यूशन और कोचिंग के लिए अत्यंत उपजाऊ भूमि तैयार होती जा रही है। ये 1991 की बात है। सुप्रसिद्ध लेखक R.K. नारायण ने राज्यसभा में शिक्षा पर केंद्रित ऐतिहासिक भाषण दिया। भाषण का विषय छात्रों पर बस्ते का बोझ कम करना था। उसमें विस्तारित पाठ्यक्रम के चलते छात्रों पर पड़ने वाले अनावश्यक तनाव की विवेचना थी। उस वक्तव्य पर देशव्यापी चर्चा हुई। भारत सरकार ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में स्कूली बैग के बोझ को घटाने के लिए एक समिति गठित की, जिसमें 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात की कि बस्ते के बोझ में भी ज़्यादा तनाव जो कुछ पढ़ाया जाता था उसमें है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझ न पाने के कारण उत्पन्न होता है तनाव। समिति ने उसके कारण भी गिनाए, साथ साथ ये सब बातें बताई। वर्ष 2005 में NCERT के पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई उसके संचालन समूह की अध्यक्षता भी प्रोफेसर यशपाल ने ही की थी। तब पुस्तकों की संरचना, विषय वस्तु और पढ़ाने के ढंग तथा परीक्षा पद्धति में कई परिवर्तन किए गए। वहीं समय के साथ विभिन्न परीक्षाओं में प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती गई और प्रतिस्पर्धा का तनाव भी तेजी से बढ़ा। सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर होती गई। नियमित अध्यापकों की नियुक्तियां कई राज्यों ने बंद कर दी। नाममात्र के मानदेय पर अनेक पदनामों से अनियमित पढ़ाने वालों को नियुक्त किया। इससे ट्यूशन और कोचिंग के लिए अत्यंत उपजाऊ भूमि तैयार होने लगी। राजस्थान के शहर कोटा में भी कोचिंग ने एक राष्ट्रीय स्वरूप वाला औपचारिक आकार ले लिया। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की कोचिंग में कोटा की महारत की चर्चा गांव कस्बों तक पहुंच गई। देश भर के अभिभावकों ने अपने बच्चों को वहां भेजने का प्रबंध करना शुरू कर दिया। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में प्रवेश के लिए कोटा में कुछ साल बिताना हर समस्या का समाधान मान लिया गया। कोटा को लाभ कमाने के अपार अवसर दिखे। जब किसी शहर की आर्थिक उन्नति होती है तो वहाँ कुछ प्रभावशाली लोग नेताओं से अपने संबंधों का लाभ उठाकर नियमों को ताक पर रखते हुए अपने हित साधने में लग जाते हैं। इस सिलसिले में कोटा भी अपवाद नहीं रहा। वहाँ कुछ कोचिंग संस्थानों ने स्कूलों से साठगांठ कर ली, मतलब उपस्थित स्कूलों में और पढ़ाई केवल कोचिंग के केंद्र पर। ये सबकी जानकारी में है, केवल नियामक संस्थाएं ही बेखबर दिखती है। प्रत्येक कोचिंग संस्थान का उद्देश्य स्पष्ट है कि उसके यहाँ अधिक से अधिक बच्चे प्रवेश ले, ताकि वह ये दावा कर सके कि सबसे अधिक सफलता की दर उसी की है। ऐसे में आंतरिक परीक्षाओं में जो बच्चे अच्छे अंक लाएंगे तो कोचिंग संस्थान का पूरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित हो जाएगा। जो पीछे रह जाएंगे उनका मनोबल गिरता जाएगा और उसी अनुपात में उनका तनाव बढ़ता जाएगा। हर बच्चा जब कोटा या इसी तरह के अन्य दूसरे शहरों में जाता है तो वहाँ कोचिंग ने एक उद्योग का रूप ले लिया। तब उनके दिमाग में ये स्पष्ट रहता है कि यदि वह सफल नहीं हुआ तो माता पिता की आर्थिक सामाजिक दशा पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 2023-24 में कोटा में करीब 2.05 लाख विद्यार्थी आए और उनके लिए शहर में 3000 छात्रावास और 25,000 कमरे प्रतीक्षा कर रहे थे।
राष्ट्रीय स्तर पर 2022-23 में 27.4 लाख बच्चे आईआईटी के मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में बैठे। इनके लिए केवल 64,610 स्थान थे। कोटा आए प्रतिभागियों की सफलता के आधिकारिक आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि सफलता की दर 10 से 14 के बीच होती है। वहाँ कोचिंग संस्थाओं में जिस प्रकार की पढ़ाई कराई जाती है, उसमें किसी भी तरुण यानी कि युवा के जीवन में तनाव ही पसरेगा। बच्चों पर वहाँ के अत्यंत तनावपूर्ण परिवेश का गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कोटा में इस वर्ष अभी तक 25 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। कोटा की समस्या का त्वरित समाधान निकालने के लिए राजस्थान सरकार ने एक समिति गठित की है। ऐसी समितियों और उनकी रिपोर्ट से कोई बहुत अपेक्षाएं नहीं की जा सकती। कोटा के मामले में त्वरित सुधार की आवश्यकता है। कोटा की समस्या का निराकरण दीर्घकालीन समाधान तलाश कर ही संभव हो सकता है। पहली चुनौती है कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों की साख और स्वीकार्यता को स्थापित करना। यदि ये मनोयोग से किया गया होता तो सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती और देश में ट्यूशन और कोचिंग इस हद तक नहीं पनपे होते। प्रवेश परीक्षाओं में केवल मस्तिष्क की परखता पर ध्यान दिया जाता है और भावनात्मक और अन्य पक्षों को भुला दिया जाता है। ये ठीक नहीं है। गांधी जी ने भारत के लिए उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था पर जितना चिंतन और प्रयोग किए उतने शायद ही किसी ने किए हो। उन्होंने शिक्षा की जो टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण विकसित की थी, उनके 3 अंग थे: मस्तिष्क, हाथ और हृदय। इन तीनों को विकसित करना था। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसने हाथ और हृदय को पीछे छोड़ दिया। इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रवेश परीक्षा में प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल दक्षता की कसौटी क्यों नहीं होनी चाहिए? ये किसी से छिपा नहीं रहा कि कई शिक्षा बोर्ड में 10वीं और 12वीं में होने वाली प्रैक्टिकल परीक्षाएं हास्यास्पद स्थिति में पहुंच गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रैक्टिकल का समावेश बाजी पलटने वाला सिद्ध हो सकता है। वास्तव में कोटा का समाधान कोटा में नहीं निकलेगा, उसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करना और एक उपाय ढूंढना होगा, तभी इस समस्या का समाधान निकल सकता है। हमें शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना होगा। हमें बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करके हमें हाथ से, हृदय से, भावना से परीक्षाओं पर जोर देना होगा। जो गांधी जी ने परीक्षा के बारे में उपयुक्त बात कही, चिंतन किया, यानी कि कौन सी गांधी जी का वर्गीकरण था, उसी पर हमें मस्तिष्क, हाथ और हृदय से शिक्षा को अपनाना होगा। तभी बच्चों की आत्महत्याएं, कोचिंग में होने वाली भीड़ रुकेगी और स्कूलों की दशा क्या होगी, सुधर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।